नमस्कार दोस्तों, मैं देव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल कस्तूरी काव्य में। तो काव्य पथ सेगमेंट में एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। आज की ये वीडियो छंद सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने दो सीरीज बनाई थी। पहली सीरीज रस पर बनाई थी और दूसरी सीरीज अलंकार पर बनाई थी। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सीरीज का लिंक दे दिया है। उन लिंक पर विजिट करके आप वो सीरीज देख सकते हैं। तो अब ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। छंद सीरीज की पहली वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम लोग छंद क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे और छंद के मूल तत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो छंद क्या होते हैं? छंद वे हैं जिसमें मात्राओं का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान, यति, गति आदि के नियमों को ध्यान में रखते हुए जो काव्य की रचना होती है उसे हम छंद कहते हैं। आइए इसकी किताबी परिभाषा पर नजर डाल लेते हैं। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा की गणना, यति, गति और चरण आदि से संबंधित नियमों के नियोजन से जो पद्य रचना का निर्माण होता है उसे हम छंद कहते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार है कि विशिष्ट अर्थों या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं, जिनसे काव्य में लय, रंजकता या गेयता आती है। तो अब हम छंद के तत्व या इकाई पर चलते हैं। इसके इकाई में पहली इकाई आती है वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर को आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को सूचित करने के लिए जो चिन्ह का उपयोग होता है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर दो प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण को ह्रास वर्ण भी कहते हैं। अब ये होते क्या हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम लघु वर्ण कहते हैं। इसको हम पूर्ण विराम जैसे चिन्ह से दर्शाते हैं या आई के जैसे चिन्ह से डिनोट करते हैं। और दूसरा है दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, लघु वर्ण की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। इसको हम इंग्लिश की बात करें तो एस से डिनोट करते हैं या एस से दर्शाते हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है। तो अब हम आगे चलते हैं जो कि है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा भी दो प्रकार की होती है, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, लघु मात्रा को या लघु वर्ण को आई जैसे चिन्ह से डिनोट करते हैं या पूर्ण विराम वाले चिन्ह से डिनोट करते हैं। और दूसरा है गुरु मात्रा, उसको हम एस जैसे चिन्ह से डिनोट करते हैं। मैंने स्क्रीन पर पहले ही दिखाया है। तो इसकी तीसरी इकाई है गति। काव्य पाठ करते समय जो काव्य में बहाव होता है उसे हम गति कहते हैं। और इसकी चौथी इकाई की बात करें जो कि है यति। काव्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम आता है या जो अल्प विराम आता है उसे हम यति कहते हैं। तो अब हम अगली इकाई पर चलते हैं जो कि है तुक। तुक तो आप सब लोग जानते होंगे, समान उच्चारण वाले शब्दों को जब आपस में मिलाते हैं तो उसको तुक कहते हैं, या समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। इसके अगला आता है चरण। छंद जितनी पंक्तियों में होता है उसे हम चरण कहते हैं। प्रायः चरण 4 ही होते हैं। तो अगली इकाई आती है गण। गण क्या होता है? मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। गणों की संख्या 8 होती है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इनकी आगे मैंने मात्राएं भी लिखी हैं। इसको आसानी से याद करने के लिए इसका एक सूत्रपात किया गया है जो कि इस प्रकार है, या माता राज भान सलगा। इसके विषय में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं छंद के प्रकार पर। छंद के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है मात्रिक छंद। जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है या जिन छंदों में मात्राओं की संख्या सुनिश्चित होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं।
अब ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। इन छंद पर हम लोग आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगला है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद क्या होते हैं? जिन छंद में वर्णों की गणना की जाती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। तो अगला है मुक्त छंद। मुक्त छंद का अस्तित्व भक्ति काल तक नहीं था, लेकिन ये आधुनिक काल की देन मानी जाती है और इसके प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताए जाते हैं। मुक्त छंद नियमबद्ध नहीं होते, केवल स्वच्छंद गति और भावपूर्ण यति ही मुक्त छंद की विशेषता मानी जाती है। तो अब हम छंद के बहुत ही अहम विषय पर चलते हैं, जो कि है मात्रा ज्ञान। मात्रा ज्ञान के बिना छंद का कोई भी अस्तित्व नहीं है, खासकर मात्रिक छंद का। तो जैसा मैंने पहले ही बताया है, मात्रा 2 प्रकार की होती हैं, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा। लघु मात्रा को हम पूर्ण विराम जैसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और दीर्घ मात्रा को इंग्लिश के एस जैसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से मुझे उम्मीद है आपको मात्राएं बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। जिसमें पहला है बादल। बादल में बा के साथ आ की मात्रा जुड़ी है, तो इसको हम दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा से दर्शाएंगे, और दा और ला अलग अलग अक्षर हैं तो इसको हम लघु मात्रा देंगे। अतः ये बादल 4 मात्रिक शब्द है। उसी तरह दीपक और आम, मैंने नीचे सबके नीचे मात्राएं दे रखी हैं, आप उन मात्राओं को खुद लगाकर भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अंग और आहा वाले शब्दों पर। जिन अक्षरों में अंग की बिंदी लग जाती है वह दीर्घ मात्रिक या गुरु मात्रिक हो जाते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। जैसे पंथ, पा पर अंग की बिंदी लगी है तो यहाँ पर पा का वजन बढ़ गया है या पा की मात्राएं बढ़ गई हैं, तो ये दीर्घ मात्रिक या गुरु मात्रिक हो गया है। अतः पंथ 3 मात्रिक शब्द हो गया है। उसी प्रकार संत और अंकित भी हो गए हैं, और दुख में पीछे विसर्ग लगी हुई हैं, इसीलिए दुख भी गुरु मात्रिक हो गया है। तो अब हम आगे बात करते हैं चंद्र बिंदु की। जिस अक्षर में चंद्र बिंदु होता है उसका कोई भी वजन या उसकी कोई भी एक्स्ट्रा मात्रा नहीं होती है। जैसे हंसना है, हंसना पे चंद्र बिंदु है लेकिन बावजूद इसके इसमें सिर्फ एक लघु मात्रिक है। उसी प्रकार चांद, चांद में चा दीर्घ मात्रिक इसलिए है या गुरु मात्रिक इसलिए है क्योंकि इसमें आ का डंडा आ रहा है या आ की मात्रा आ रही है, इसीलिए इसको हम लोग गुरु मात्रा से प्रदर्शित करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं रा के प्रयोग पर। रा का विभिन्न तरीके से प्रयोग होता है तथा इसकी विभिन्न मात्राएं भी होती हैं। जैसे एक शब्द है धर्म। धर्म में धा एक अकेला अक्षर है और दूसरा है माँ के ऊपर रा लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा है आवाज पहले आ रही है, अर्थात र की आवाज म से पहले आ रही है, तो इसको हम लोग धा में गिनते हैं। अतः धा का वजन बढ़कर या धा की मात्रा बढ़कर गुरु मात्रा हो जाता है और माँ अकेला रह जाता है। अतः धर्म को त्रिमात्रिक या 3 मात्रिक शब्द कहेंगे। उसी प्रकार आता है कर्म। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कोई शब्द होता है क्रम, क्रम में क पहले आ जा रहा है और रा बाद में आता है, तो हम इसको एक सिंगल मात्रा या लघु मात्रा से दर्शाएंगे। और माँ अकेला अक्षर है इसीलिए इसको अकेली मात्रा से दर्शाएंगे या सिंगल मात्रा से दर्शाएंगे। तो इसमें कोई भी इसका वजन नहीं बढ़ता है। रा को जोड़ने से नीचे अगर कोई र जुड़ता है तो उसका कोई भी वजन नहीं बढ़ता है। उसी प्रकार आता है कृश या कृष, कृषक या कृष। ये भी जो शब्द हैं इनमें क्र नीचे है या रा नीचे लगा हुआ है, तो उस रा का कोई भी वजन नहीं होता है या कोई भी मात्रा नहीं होती है। अतः ये जैसे अक्षर हैं उनको वैसा ही लिखा जाता है या वैसी ही उनकी मात्रा होती है। तो आगे आता है संयुक्त अक्षर। वे अक्षर जो 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। ये अपने आप में 2 मात्रा का वजन लेकर चलते हैं, अतः इस पर दीर्घ मात्रा आती है। लेकिन संयुक्त अक्षर पर भी अलग अलग प्रकार से मात्राओं की गणना होती है। जैसे ज्ञान, ज्ञान में ज्ञा बना है और ज्ञा पर अ की मात्रा है, अतः ये दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा से दर्शाया जाएगा और ना एक अकेला है, उस पर लघु मात्रा है। जैसे अगला आता है कक्ष। कक्ष में क अकेला है और छ अकेला है, लेकिन छ एक संयुक्त अक्षर है तो इसका दोगुना वजन या दोगुनी मात्रा आ जाती है। लेकिन इस पर
मात्रा गणना कुछ अलग प्रकार से होती है। जैसे छ का वजन क पर पड़ रहा है तो हम क पर दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा दर्शाएंगे और छ को एक लघु मात्रा से दर्शाएंगे। अतः कक्ष 3 मात्रिक शब्द हो जाता है। उसी प्रकार चरित्र आता है और त्रिशूल भी उसी प्रकार है। आगे इसमें आता है रत्न। जैसे किसी शब्द में बीच में आधा अक्षर आ जाता है तो वो आधा अक्षर पहले वाले अक्षर के साथ जुड़ता है। जैसे रत्न है, रत्न में आधा जो ता है वह रा के साथ जुड़कर रा का वजन बढ़ा देता है या रा की मात्रा बढ़ा देता है। अतः रा को गुरु मात्रा से दर्शाते हैं और ना एक अकेला है। उसी प्रकार सज्जा, सज्जा में जा सा के साथ जुड़ जाता है। उसी प्रकार सा का गुरु मात्रा आएगी और जा पर आ की मात्रा है तो उस पर गुरु मात्रा आएगी। अतः सज्जा भी 4 मात्रिक शब्द है। उसी प्रकार लफ्ज है। उम्मीद है कि मात्रा का ज्ञान आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर फॉरवर्ड करें जो छंद को पढ़ रहे हैं या जो मात्रा के ज्ञान को पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में मात्रा को लेकर बहुत ही भ्रमित या बहुत ही भ्रम होता है, उन तक ये वीडियो जरूर सेंड करें जिससे इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ ना कुछ सहायता मिले। तो मेरे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।